नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ बिज़नेस और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम डिस्कशन करेंगे बिज़नेस फाइनेंस के बारे में। क्या होता है बिज़नेस फाइनेंस? किन ऑर्गेनाइजेशन और किन इंस्टीट्यूशंस के लिए बिज़नेस फाइनेंस ज़रूरी है? आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिज़नेस फाइनेंस के बारे में डिस्कशन करना कि क्या होता है बिज़नेस फाइनेंस। तो अगर हम बात करें बिज़नेस फाइनेंस की, बिजनेस फाइनेंस बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जिसमें चाहे हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे लार्ज 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 ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस फाइनेंस हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। और जनरली अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग रन में बड़ी कंपनी जो चलती आ रही हैं उनको तो बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस पता होती है, वो कंपनी अपने अच्छे से बिजनेस फाइनेंस को कर रहे होते हैं। बट इन कंपनीज के अलावा अगर हम बात करें जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं या छोटी कंपनीज होती हैं, उनको बिजनेस फाइनेंस की या तो नॉलेज नहीं होती है या इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता, जिसके वजह से वो बिजनेस फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज कर सके। तो हम ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये समझना जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए बिजनेस फाइनेंस की नॉलेज होना या बिजनेस फाइनेंस का सही इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस इम्पॉर्टेंस क्यों रखता है। बिजनेस फाइनेंस की अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को अगर हमें उसकी ग्रोथ करनी है या उसको एक्सपेंड करना है या फिर हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, साथ के साथ जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी अगर देखा जाए तो बिजनेस फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रीज़न है जिसके वजह से हमें बिजनेस फाइनेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में फंड्स यानी कि जो आपके फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं और मनी जो है, इसका सही यूटिलाइजेशन, अच्छे तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइजेशन ही हमारा बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। अब अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस में कई तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेते हैं हम लोग। बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और जो भी हमारे पास बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड फंड्स वगैरह अवेलेबल है, हम उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने पे फोकस करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव बड़े आसानी से अचीव हो जाएं। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि बिजनेस फाइनेंस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जो एक्टिविटीज़ बिजनेस फाइनेंस में इन्वॉल्व होती हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सेस फंड है, वो भी अच्छा नहीं होता और फंड्स की शॉर्टेज हो जाना भी अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रॉपर बजट बनाने पड़ेंगे, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी और फाइनेंशियल टारगेट सेट करने पड़ेंगे, जो कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होता है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, जो कि आ जाता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग होता क्या है? जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो उसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अब वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं? उसमें ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स इंक्लूड करती है, प्लांट एंड मशीनरीज इंक्लूड करती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टीज इंक्लूड करती हैं। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करती हैं। अब इन इन प्रॉपर्टीज को या इन चीजों को अगर हमें परचेज करना चाहिए कि नहीं परचेज करना चाहिए, इससे रिलेटेड हमें डिसीजंस लेना ही हमारा कैपिटल बजटिंग का पार्ट होता है। कैपिटल बजटिंग में हम जो चीजें एनालाइज कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है एंड हमारे जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उन इन्वेस्टमेंट से हमारा क्या पोटेंशियल रिटर्न है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसमें क्या कितना फंड्स हमारा इन्वॉल्व होगा और कब हमें इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट करेगा। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है हमारे कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस। अब ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास बिजनेस फाइनेंस है और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, वो जो बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है उन सारी चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आप चीजों को ऑपरेट कर पा रहे हैं, ये इसमें आ जाएगा। देन अगर हम इसमें और चीजों को समझें तो
इसमें जो डिसीजन इंक्लूड होता है वो कुछ इस तरीके से इंक्लूड होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फंड्स की जरूरत है। अब जब फंड्स की जरूरत है तो वो फंड्स के दो सोर्सेज होते हैं, एक डेप्ट फंड होता है और एक ऑनर फंड होता है, या हम डेप्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोल सकते हैं और ऑनर सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोल सकते हैं। तो डेप्ट में जनरली आपके डिवेंचर्स वगैरह आ जाते हैं जिसके थ्रू मार्केट से ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज करती है, और इक्विटी के थ्रू भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से फंड रेज करती है, जिसके बदले कंपनीज जो है वो मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिन सोर्सेज से हम फाइनेंस लेके आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोरोड फंड की बात करें तो बोरोड फंड में हम डिवेंचर्स के थ्रू फंड लेके आ सकते हैं, बैंक से बोरो करते हैं, या मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ हम डील करते हैं, तब हमें जाके फंड मिलता है। अब उस फंड्स के बदले हमें कुछ ना कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है। समटाइम लाइक वी हैव टू शेयर आवर प्रॉफिट एंड समटाइम वी हैव टू मेक पेमेंट फॉर द इंटरेस्ट। तो इस तरीके की हमें कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो जो हम फंड रेज करेंगे उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसकी एक वैल्यूएशन निकल के आती है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो हम फंड रेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमें पे करना पड़ रहा है, तो वो मिनिमम टू मिनिमम रहे। यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन में। देन अगर हम बात करें फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, तो बिजनेस कई तरीके के फाइनेंशियल रिस्क को फेस करता है, जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन होना या क्रेडिट रिस्क, और कई बार ऑपरेशनल एक्टिविटीज की वजह से भी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इनको राइट टाइम पे एसेस कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको करेक्ट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने जरूरी हैं, हम उन चीजों पे फोकस करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात, इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं कि हमने जो रिस्क मैनेज करना है वो रिस्क किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फाइनेंस में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम अपना सारा फंड एक ही तरीके की जगह, एक ही तरीके के इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे या एक ही तरीके के प्रोजेक्ट में लगा देंगे, तो वो प्रोजेक्ट अगर डूबता है तो पूरे बिजनेस को नुकसान होगा। तो हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम इंश्योरेंस परचेज करेंगे। इंश्योरेंस बेसिकली जो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वेयर हाउस में आपके सामान रखा हुआ है और उन सारे गुड्स का आपने वेयर हाउस में जितने भी गुड्स हैं उनको आपने इंश्योर्ड करा रखा है, और किसी भी कारण की वजह से आपके स्टॉक डैमेजेस हो जाते हैं, गुड्स जो है आपके वेयर हाउस में वो डैमेज हो जाते हैं, और आपने अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मिनिमाइज या कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक बिजनेस फाइनेंस का ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है। अब ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस जो करना होता है, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी कितना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। ये सारी चीजें हम इसमें एनालाइज करते हैं। जब हम इसमें ये सारी चीजें एनालाइज करते हैं तो हमें इनका एनालाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ती है, हमें रेशियो एनालाइज करने होते हैं, जस्ट लाइक लिक्विडिटी रेशियो हो गया या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया या डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया। इस तरीके के हमें कुछ रेशियोज एनालाइज करने पड़ते हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और वीकनेस का पता चलता है। उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारे फाइनेंशियल एनालाइज की हेल्प से पॉसिबल हो पाएंगे। देन अगर हम उसके बाद बात करें, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब ये जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है, बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे एक्टिविटीज हो रही होती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब डे टू डे एक्टिविटीज हो रही होती है, तो उन डे टू डे एक्टिविटीज के ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स का, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होता है। जैसे कई बार जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम गुड्स को परचेज और सेल दोनों चीजें करते हैं। तो जब हम गुड्स को परचेज और सेल करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी भी होगी और हमें पेमेंट मिलेगी भी। तो इससे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। सिमिलरली इसको और आसानी से समझे तो हम लोग क्रेडिट में बिजनेस में डील करते हैं, जहां पे हम क्रेडिट पे सामान खरीदते भी हैं और क्रेडिट पे सामान बेचते भी हैं। तो जब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी क्रेडिटर्स की, जो लोग हमें सामान उधार दे रहे हैं उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं।
और उन क्रेडिटर्स का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद या एग्रीड टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट करना है, तो उसके वजह से आपका फंड का आउटफ्लो होगा। सिमिलरली ऐसे ही आप जिन लोगों को उधार सामान बेचते हैं उनको आप डेटर्स कहते हैं। तो जब आप डेटर्स को सामान उधार पे देंगे और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप डेटर से फंड वापस रेज करेंगे, तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैश का इनफ्लो होगा। अब ये जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो है, इसके बीच में आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने कोई चीज उधारी पे अगर सेल करी है और जब मैंने उस चीज को उधार पे सेल किया है और उसकी पेमेंट 15 डेज बाद आएगी, तो 15 डेज तक मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज को अपने लेवल पे खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को प्रॉपर तरीके से मैनेज करूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें मैं प्रॉपर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश में मैनेज करूंगा। इसके अलावा मैं ये देखूंगा कि मेरे पास इतना लिक्विडिटी है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ओवरऑल एक्टिविटीज है वो ओवरऑल एक्टिविटीज का में कोई भी बैरियर ना आए या फंड्स की कमी हो जाने की वजह से वो एक्टिविटीज रुके ना। तो ये चीज हो जाता है हमारा। देन आता है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस। बिजनेसेस जो होते हैं वहां पे हमें रेगुलर इंटरवल पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी होता है, और ये जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर जो हमारी रेगुलेटरीज हैं, जैसे हम बात करें सेबी की बात करें या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या जो भी हमारी बैंकिंग गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें अपनी पूरी की पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार रखनी होती है, जिससे कि अब इस फाइनेंशियल रिपोर्ट का हमें फायदा क्या मिलेगा या क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर रिकॉर्ड रिपोर्ट्स में हमारी जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। और इसके अलावा ये बेसिकली हमें ये सारी चीजें इंश्योर करती हैं कि हमारी एक्चुअल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प करेंगी ये सारी चीजें। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें कुछ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज जो बेसिकली होती हैं, इसमें हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि फॉर एग्जांपल इसमें ये मान लेते हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने हमारे शेयर्स ले रखे हैं और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हम अपने और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होगी उसमें हम ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाएंगे जहां पे हमें काफी सारे डिसीजंस लेने होंगे, फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ लेके जा सके। और यहाँ पे हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है वो भी हमें सेट करने पड़ेंगे। फ्यूचर में हमारे पास क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है हमें उसको भी देखना पड़ेगा। एंड हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस चीज का देखना पड़ेगा कि हमारी वो बेस्ट अप्रोच हो जहां पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल सक्सेस मिल सके। देन उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज की, तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज में आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं आप उसमें इन डिसीजंस को लेते हो। बेसिकली हमारा यहाँ पे रोल क्या होता है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में, आप ये समझ लीजिए कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स हैं प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस फाइनेंस में यही होना चाहिए कि इन सबका वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके, इनको ज्यादा से ज्यादा आप डिविडेंड ऑफर कर सकें और इनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो सके। तो इसके लिए आप कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे और उन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बिजनेस फाइनेंस में अगर हम बात करें कि बिजनेस फाइनेंस इन सारे पॉइंट्स को कवर करता है। तो आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया है उसमें हमने कवर किया बिजनेस फाइनेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।